हेलो फ्रेंड्स, जगदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एक डेली क्विज के नाम से सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 11th-12th की जो बुक हैं एग्रीकल्चर की, उनमें जितने भी चैप्टर हैं तथा उन चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिससे क्या है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो इसी के क्रम में हम कल 11th क्लास के जितने भी चैप्टर दिए हुए थे सभी को हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेली क्विज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये डेली क्विज का पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें क्या रहने वाला है, इसमें रहेगा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से देखेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी 12th के चैप्टर दिए हुए हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आने वाली जो भी वीडियो होंगी, करीब आपके इसमें 15 चैप्टर हैं, तो आपको कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। और यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से और ध्यान से देखना है। और इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की है कि थोड़े बहुत जो डिटेल्स होती है ना, वो भी साथ में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो बुक से डायरेक्ट उठाई गई हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। एंड में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, तथा उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको जरूर देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्विज को। इस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो सस्य विज्ञान जो एग्रोनॉमी है उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। तो पहले का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब बात करें कि ये किससे उत्पत्ति हुई है, जो ये तो हो गई ग्रीक भाषा से। और कौन कौन से शब्द से हुई है, तो ये हुई है एग्रो, एक तो हो गया कौन सा एग्रो, एक हो गया आपका नोमोस। कौन सा हो गया? एक हो गया आपका नोमोस। यानी कि इन दो शब्दों से आपकी क्या हुई है, ये सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसमें जो एग्रो होता है ना, तो एग्रो का अर्थ क्या होता है? फील्ड। यानी इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो तो होगा फील्ड यानी खेती। और नोमोस का क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रबंधन। क्या होगा? प्रबंधन। अगर पूछ भी लेता है कि एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें नोमोस का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है प्रबंधन, यानी खेत का प्रबंधन करना ही सस्य विज्ञान है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। जो मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो ये होती है बौछार क्षरण। कौन सी होती है? बौछार क्षरण। दो का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हो जो मृदा क्षरण से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि पूछे ही जाते हैं। तो इनमें से हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं। जो मृदा क्षरण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो वो तो होती है बौछार क्षरण। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैश इरोजन। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है, पहले नंबर पे तो होगी स्प्लैश इरोजन, दूसरे नंबर पर आ गया आपका सीट इरोजन जिसे हम परत क्षरण कहते हैं, और तीसरे नंबर पर जो आती है ना, तीसरी अवस्था होती है वो होती है इसकी ड्रिल इरोजन जिसे हम ड्रिल चरण के नाम से जानते हैं। और चौथी अवस्था होती है जो होती है आपकी अवनालिका चरण, जिसे हम किसी गली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये थी मृदा चरण की जो भी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं होती हैं: बौछार चरण, परत चरण, रील चरण, अवनालिका चरण। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार इनका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेना: स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन और गली इरोजन। तो जो प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी? स्प्लैश इरोजन। और जो एंड की अवस्था होगी, अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है गली इरोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में मिट्टी की ऊपरी सतह में स्थित सभी पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। यानी ऐसी चरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है ना, सपोज करो ऐसे, एक सेकंड, ये हो गई आपकी मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी का ऊपरी ढेर हो गया, तो इसके ऊपर ये ऊपर रहती है ना करीब 1 से 2 सेंटीमीटर, इसमें क्या है मोस्टली पोषक तत्व तो रहते हैं वो यहीं रहते हैं। तो ये क्या होगी, जो ऊपरी की सतह होगी ना ये नष्ट हो जाएगी जो चरण के द्वारा। तो ये कौन सी होती है, तो ये होती है परत चरण। कौन सी होती है? परत चरण। तो 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, जो सभी पोषक तत्व होते हैं ना तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जहाँ मिट्टी का ढलान अधिक होता है या पहाड़नुमा होता है वहाँ कौन सी खेती की जाती है। यानी जहाँ मिट्टी का ढलान अधिक हो ना, यानी मिट्टी का ढलान ऐसे हो, सपोज करो ऐसे ये मिट्टी है, यानी ये पहाड़नुमा कोई आपका खेत है ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी खेती करोगे तो पूरा पानी नीचे चला जाएगा। तो उसमें क्या है, यहाँ के कोई भी जो भी पौधे लगे होंगे इनमें क्या होगा, पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम कौन सी खेती करते हैं, तो इसके लिए करते हैं हम समोच्च खेती। कौन सी करते हैं? समोच्च खेती। तो 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बात करें इसमें हम करते कैसे हैं,
इसमें क्या करते हैं, सपोज करो, एक सेकेंड इसको बताता हूँ मैं अच्छे से। ऐसे ये तो हो गया आपका कंटिन्यू फार्मिंग के लिए, ये तो ज़मीन हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे ये सपोज करो ज़मीन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज टाइप की नहीं, थोड़ा सा यानी ढलान ज़्यादा हो, तो सपोज करो यहाँ पे ये ऐसे त्रिभुज बन गया, तो ये ऐसे क्या करेंगे इसमें सच कंटिन्यू फार्मिंग में इसमें ऐसे बना देंगे, जो मेड होती है ना इनको ऐसे बना देंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी ऐसे पानी आता है तो पानी पहले इससे टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, तो धीरे धीरे करके वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो क्या एक साथ पानी बहता नहीं है, जिससे चरण भी रुक जाता है और सभी पौधों को अच्छे से पानी मिल जाता है। और इसकी खास विशेषता क्या होती है कि अगर जितना ज़्यादा ढलान होगा, यानी ढलान एकदम तिरछा है, तो क्या करेंगे, जो पंक्ति लगाते हैं ना हम, जो मेड़ लगाते हैं वो बिल्कुल पास पास में लगाएंगे। और ऐसे अगर ढलान कम होता है तो क्या करेंगे हम, जो पंक्ति होती है ना, जो मेड़ होती हैं, उनको थोड़ा दूर दूर लगाएंगे। तो इसकी कंटिन्यू फार्मिंग की क्या होती है, विशेषता होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान के किस भाग में वायु के द्वारा सर्वाधिक क्षरण होता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ वायु के द्वारा सर्वाधिक क्षरण होगा? तो आप सभी जानते हो, पश्चिमी राजस्थान। कौन सा होता है? पश्चिमी राजस्थान है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। वायु क्षरण की किस अवस्था में मृदा के कण वायुमंडल में चले जाते हैं? जो वायु क्षरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो मृदा के कण होते हैं ना, वो वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी बहुत छोटे कण होते हैं जो हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं और वायुमंडल में वो लटके रह जाते हैं, या फिर बहुत हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। तो ये कौन सी इसकी जो अवस्था है, ये कौन सी है? ये निलंबन। कौन सी है? निलंबन। तो 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें अगर ये पूछ ले कि जो निलंबन होता है वायु क्षरण में, इसकी जो कणों का आकार कितना होता है, तो इसके जो हमेशा कणों का आकार होगा ना, वो होगा 0.1 मिलीमीटर से कम। कितना होगा? जो 0.1 मिलीमीटर है ना, उससे कम इसका जो आकार होगा। और जो उच्छलन होगा इसका हम आगे देखते हैं। और लेकिन इसका जो होगा ना, आप इसको याद रखना है निलंबन को, तो ये किसका होगा, जो इसका जो होगा वो होगा 0.1 मिलीमीटर से कम होगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वायु क्षरण की किस अवस्था में मृदा के कणों का आकार 0.1 से 0.5 के बीच होता है? यानी वायु क्षरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो मृदा के कणों का आकार होता है ना, वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के बीच होता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है उच्छलन। कौन सी होती है? उच्छलन। तो 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं ना, वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के बीच होते हैं। तो जैसे हवा चलती है तो ये क्या थोड़े से भारी होते हैं, तो ज़्यादा उठ नहीं पाते, जैसे उसमें होता है ना निलंबन में कि एकदम वायुमंडल में चले जाते हैं, तो वो अवस्था नहीं हो पाती। इसमें क्या है, थोड़ा उड़ते हैं लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके वो गिर जाते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? उच्छलन अवस्था होती है। और सबसे ज़्यादा ये जो 50 से 75%, यानी अगर ये पूछ लेता है ना कि वायु क्षरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षरण होता है, तो ये उच्छलन ही होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 50 से 75% जो मृदा होती है ना, वो इसका क्षरण हो जाता है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वायु क्षरण की किस अवस्था में मृदा के कणों का आकार 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है? इसमें पूछा है कि जो वायु क्षरण की किस अवस्था में मृदा के जो कण होते हैं ना, वो 0.5 मिलीमीटर से अधिक होते हैं। तो ये होते हैं सतह सर्पण में। कौन सी में होते हैं? जो सरफेस क्रीप होती है ना, उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे जो 0.5 मिलीमीटर से अधिक के कण होते हैं वो बिल्कुल उड़ नहीं पाते, लेकिन क्या है, हवा के साथ वो ऐसे ढरकते हुए आगे चलते जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते, करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रेगिस्तान में वायु क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से वृक्ष, झाड़ियाँ और घासें लगाई जाती हैं? ये क्वेश्चन क्या किया है मैंने, एक साथ इसके जितने भी फैक्ट थे ना, वो एक साथ लिख दिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो वायु क्षरण को रोकने में मदद नहीं करता है। तो 3 इनमें से दे देगा नाम, और बाकी है ना, जो बाकी है एक अलग दे देगा। तो आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से याद रख लेना है। और इनके जो मैंने साइंटिफिक नेम है ना, वो साथ ही साथ दे दिए, जिससे क्या होगा कि साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है। वो कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि शीशम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो डल्वेजिया शिशु। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये याद कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो साइंटिफिक नेम है, ऐसे कितने हो गए, 5, 4, 9 और 2, 11। 11 क्या है, इंपॉर्टेंट नेम है। इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और साथ साथ में आपका ये भी हो जाएगा कि वायु क्षरण को रोकने में मदद करते हैं।
तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो खिजड़ी का होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। दूसरा है शीशम का डल्वेजिया शिशु। रोहिडा टेकुमेला अंडुलेटा। विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इजरायली बबूल अकेशिया टोर्टेलिस। जो झाड़ियों की बात करें तो झाड़ी कौन कौन सी है, इसमें 4 झाड़ी हैं। कौन कौन सी? एक है खीप लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका। सेकंड है फोग कैलीगोनम पोलोनोइडस। थर्ड है अरंडी रिशिनस कम्युनिस। फोर्थ है जरबेरी जिजीफस रोडेंटिफोलिया। और घासों की बात करें तो घास कौन कौन सी आती है? एक तो सेवन घास लेसिरस सिंडिकस और सेकंड है अंजन घास सेंक्रस सिलिरेश। तो ये क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट जो भी वायु क्षरण को रोकती हैं। और साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इनके क्या है, वानस्पतिक नेम है। तो वो यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रख लेना। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको ये याद रहे। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन क्या है, मैंने डायरेक्ट जो 10th की बुक है ना, वो सॉरी 12th की बुक है ना, उसमें से डायरेक्ट फोटो लेके इसको दिया है। जिससे क्या होगा, आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि क्वेश्चन डाउटफुल है या नहीं, क्योंकि क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी आता है तो वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं जो अंकुरण क्षमता है ना, वो कितनी है। तो जो गेहूँ जौ चना की कितनी है? 85% होती है। जो न्यूनतम अंकुरण क्षमता होती है, ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सपोज करो उसने पूछ लिया कि धान की न्यूनतम अंकुरण क्षमता प्रतिशत होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 70, 80, 85, 90। तो कितना होता है? 80%। तो इसी प्रकार आपको सबको अच्छे से याद करना है कि धान ज्वार तिल बरसीम रिचका इसकी कितनी होती है? 80। बाजरा मूंग मोठ उड़द अरहर चमला इसकी कितनी होती है? 75। मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी ग्वार इसकी कितनी होती है? 70। और कपास की कितनी होती है? 65%। और बात करें अगर अंकुरण प्रतिशत का जो सूत्र अगर पूछ लेता है तो कितनी होगी? अंकुरित बीजों की संख्या बटा बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। ये क्या होता है? जो अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप पीछे इनको अच्छे से याद कर सको। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से 3-4 जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखना। कि कौन सा बीज आनुवांशिक एवं भौतिक दृष्टि से 100% शुद्ध होता है। जो ऐसे कौन सा बीज, जो आप जानते हो कि बीज है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो आनुवांशिक एवं भौतिक दृष्टि से 100% शुद्ध कौन सा होता है? तो कौन से होते हैं? एक तो होता है मूल केंद्रक बीज और एक प्रजनक बीज। ये दोनों ही क्या है? 100% शुद्ध होते हैं। तो 11 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनको क्या आप अच्छे से देखना, क्योंकि बीजों से संबंधित जितने भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है? यानी किस बीज की थैली पर जो सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है, वो किस बीजों पर लगा होता है? तो ये लगा रहता है प्रजनक बीजों पर। कौन सी बीजों पर? प्रजनक बीजों पर। तो 12 का ऑप्शन बीज राइट आंसर। और बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में जानते हैं जो ब्रीडर सीड के नाम से इसे हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रीडर सीड के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस बीज की थैली पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है? जो सफ़ेद रंग का टैग होता है वो किस बीज की थैली पर लगा होता है? तो ये लगा रहता है आदर बीज। तो 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम फाउंडेशन सीड के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस बीज की थैली पर नीले रंग का टैग लगा होता है? जो नीले रंग का टैग लगा होता है वो किस बीज की थैली पर लगा रहता है? ये सभी जानते हो आप, प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। तो 14 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है? ये सर्टिफाइड सीड। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में क्यों ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि आपके जो एग्रीकल्चर है ना, वो क्या है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो टर्म बनते हैं ना, वो मोस्टली इंग्लिश में बनते हैं। हिंदी में क्या है, एक बार को चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश की जो टर्म है ना, वो चेंज नहीं होती हैं। थोड़ा सा याद करने में आपको पहले प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आपको इंग्लिश की टर्म इतनी ईजी लगती हैं कि हिंदी से बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। इसलिए आप क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश टर्म यूज किया करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। निम्न में से कौन सा बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है ना, तो वो हमेशा प्रमाणित बीज ही बेचा जाता है। तो 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रमाणित बीज को क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न फसलों की पृथक्करण दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो 12th की बुक है ना, उसमें से फोटो लेके डाला गया है, जिससे क्या हो, आपके जितने भी जो पृथक्करण दूरी है ना, आदर बीज और प्रमाणित बीज की,
वो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो सके, एक साथ दिए हुए हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा, ये सपोज करो आप इसका अगर अच्छे से ये टेबल याद रख लेते हो ना तो एक क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। और इसी प्रकार हम जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये पूरी क्विज देख लोगे ना, यानी आपके जितनी भी 11th और 12th की, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे आप खुद कहोगे कि हाँ वास्तव में कोई क्विज डाली थी। क्योंकि मैं एक क्विज को बनाने में कम से कम मेरे को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरा हमें मैटर देखना पड़ता है सारी चीज़ें की कौन सी आने लायक है कौन सी आने लायक नहीं है। पूरे हम जो लेसन होता है ना, जो चैप्टर होता है उसको हम अच्छे से देखते हैं, फिर उसको वहाँ से टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आपकी वीडियो बनाई जाती है, जब आपको डाली जाती है। तो हमारा बस एक ही उद्देश्य है मेरा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की है एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जितने भी एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है 21 अक्टूबर को जब तक पेपर लगे उनके लिए इतना मैटर और इतनी प्रैक्टिस करवा दूँ कि वो खुद कहें कि हाँ वास्तव में हमने तैयारी की है। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिएगा, और जितने भी मैं मैटर डालूँ वो आपको देखने ही देखने। आप वीडियो को लाइक करो या ना करो वो आपके ऊपर है। आपको अगर मैटर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो। मैं पता है आपको लाइक वगैरह के लिए इतना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन हो जाए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब वो पीछे की बात है। सब्सक्राइब के लिए तो मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप जानते हो कि थोड़ा सा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और सब आपकी इच्छा है। जो लाइक करना सब्सक्राइब करना वो सब आपके ऊपर है। मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन होना, इसलिए आपको इस बार जी जान लगा के मेहनत करनी है जितनी हो सके ना। मैं हर बार यही कहता हूँ हर वीडियो में कि जितनी हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दबा के करो, तो आप खुद देखोगे ना जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है ना तो एग्जाम वहीं क्रैक हो जाता है। तो मेरा खुद का है ना, मैंने भी 3 से 4 साल 5 साल खूब तैयारी की, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन की जो मेन वजह रही थी ना वो प्रैक्टिस ही रही थी। इसलिए मैं आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ, और आपकी इच्छा है और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि 21 अक्टूबर तक आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप खुद कहोगे हाँ प्रैक्टिस की है। तो चलिए देखते हैं कि जो पृथक्करण दूरी है वो कैसे क्या रहेगी। तो जो गेहूँ जौ जई धान, इनकी जो पृथक्करण दूरी रहती है वो आतर बीज की कितनी रहती है, वो रहती है 3 मीटर, और प्रमाणित बीज की भी कितनी रहेगी 3 मीटर। मक्का की जो संकुल किस्में हैं वो रहती हैं 400 मीटर, और ये रहती है प्रमाणित बीज की 200 मीटर। संकर मक्का की बात करें तो इसकी रहती है 600 मीटर, प्रमाणित बीज की रहती है 300 मीटर। ज्वार की बात करें तो ज्वार की 200 है जो आदर बीज की है, और प्रमाणित बीज की बात करें तो वो है 100। चने की कितनी है 10 मीटर आदर बीज की, प्रमाणित बीज की है 5 मीटर। सोयाबीन मूंगफली की है 3 मीटर, और प्रमाणित बीज की है 3 मीटर। तो ये थी जो पृथक्करण दूरी, और ये सारी एकदम ऑथेंटिफाई है क्योंकि 12th की बुक में से ली गई है, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और आप इसे अच्छे से याद कर लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लो जिन्हें आप अच्छे से पीछे याद कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है, तो यह पैतृक पदार्थ। कौन सा है, पैतृक पदार्थ। तो 17 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट जो 12th की बुक है ना उनमें जो ऑप्शन दिए होते हैं, यानी जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट ले लिए। हालांकि इतने ज़्यादा काम के हैं नहीं, बट क्या है वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए होते तो डायरेक्ट हमने पुटअप कर दिए, क्योंकि कई बार क्या एग्जामिनर शायद वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा ले, तो ये क्या वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जो 3-4 क्वेश्चन है आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति। ये भी सिंपल सही है। 18 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19 आधार बीज का स्रोत है। ये थोड़ा सा आप बीज के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर दोगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि क्रम से चलता है। मैंने आपको बताया था जो पहले क्रम पे होता है जो मूल केंद्रित बीज होता है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। जो पहले नंबर पर आता है मूल केंद्रिक बीज, कौन सा आता है, मूल केंद्रिक बीज। सेकंड पर आता है प्रजनक बीज, थर्ड पर आता है आधार, और फोर्थ पर आता है प्रमाणित। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्रम चलता है। तो आधार बीज का स्रोत कौन सा होगा, तो आधार बीज का इसमें आप क्रम देख लो, यानी स्रोत का है कहाँ से बनता है, तो कौन सा होगा, प्रजनक बीज। तो 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा होगा इसमें, जो 19 का बी ऑप्शन होगा ना वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर प्रजनक बीज की बात कर लें तो प्रजनक बीज का पूछ लेता है वो कौन सा हो जाएगा, मूल केंद्रक। आधार बीज का कौन सा हो जाएगा, प्रजनक। और प्रमाणित का कौन सा हो जाएगा, आधार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रमाणित बीज का स्रोत है, जो प्रमाणित बीज होता है ना उसका स्रोत क्या होता है, तो अभी अभी बताया था कि ये क्या क्रम से चलेंगे, तो कौन सा होगा, ये आधार बीज। कौन सा होगा, आधार बीज। तो 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपके लिए कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा क्षरण किसके द्वारा होता है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आप पता है जवाब देते हो ना कमेंट बॉक्स में तो आप एक्टिव रहते हो तो आपको ऐसे आपने कोई कमेंट में जवाब दिया तो आपको एक तो क्या है कि वहाँ पे एक्टिव रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा हमने ये जवाब दिया था, और क्वेश्चन भी आपका कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। और सपोज करो आप पे नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स को जैसे ही पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन क्या है आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि और भी स्टूडेंट ने दिया होता है और हम जो सबसे पहले आंसर देता है उसको हम क्या है कमेंट पिन कर देते हैं। तो इसी प्रकार आपको जितने भी जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ ना क्विज, उनमें सब में आपको कमेंट करना ही करना है, जिससे क्या है आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो दिमाग में रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।